ठीक है, ध्यान दो सर। अपन ये क्या है, अपन लास्ट क्लास में रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन सैलरी के पूरे क्वेश्चंस निपटाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से सिंपल एक रिक्वेस्ट है, मेरे साथ बैठ के सॉल्व करो। जो टेक्निक तरीका सिखाता हूँ वो सीखो, एंड लाइक तो कर दिया करो यार। ठीक है, और फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सर। आपको क्या बोल रहा है सर? कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड सैलरी ऑफ मिस्टर साहिल फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, मतलब प्रीवियस ईयर सर 24-25। ठीक है, इफ इज पेइंग टैक्स अंडर, ओ भाई साहब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में चलता ही है, तो हमें 115 बीएससी के हिसाब से सोचना है। और अगर मैं 115 बीएससी सोच रहा हूं तो मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें टैक्सेबल है और कौन सी चीजों को टैक्सेबल कैटेगरी में नहीं लेना है, क्या करना है सर। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 115 बीएससी है सर। अब इसमें दो टाइप के स्टूडेंट, एक सर क्वेश्चन पहले पूरा पढ़े फिर सॉल्व करे, एंड ये एग्जाम में प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। जब आप घर में प्रैक्टिस करने बैठे हो ना तो ये आप कर सकते हो सर, बट एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले पूरा पढ़ा जाए उसके बाद फिर प्रैक्टिस किया जाए। तो सर करना क्या चाहिए सर? मेरे हिसाब से सर क्वेश्चन पढ़ते जाओ और उसका ट्रीटमेंट करते जाओ, क्योंकि हमारे पास इतना एम्पल ऑफ टाइम होता नहीं है सर। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं आपको प्रॉपर सिखा रहा हूं फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट पे अपन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे सर। तो हम लिखेंगे सर, कंप्यूट द इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर साहिल फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ये हर किसी स्टूडेंट को लिखना चाहिए, तो स्टूडेंट वहां लिख के आएंगे सर। मैं एक क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मेट के साथ लिख के दिखा रहा हूं, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन में ये आपको लिखूंगा नहीं बट बताऊंगा जरूर। तो ध्यान दो सर, यहां हम लिखेंगे सर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, ऑफ मिस्टर साहिल फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर 115 PAC। पहले आपको एग्जाम में लिखना चाहिए सर। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये लिखते हो ना तो आप एग्जामिनर को बताते हो सर कि किस बेसिस में आप टैक्स कंप्यूट कर रहे हो, नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा सर? यही तो प्रेजेंटेशन होता है, यही छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान देनी चाहिए सर। ठीक है, अब तो फॉर्मेट ड्रॉ करो और चालू हो जाओ सर। ठीक है, लाइन्स हम पहले ड्रॉ कर लेंगे सर। सर आप पहले लाइन्स क्यों ड्रॉ कर रहे हो सर? क्योंकि सर मुझे पता है इतनी चीजें तो हमें करनी ही होगी सर। ठीक है, फिर यहां पर हेडिंग इनकम फ्रॉम सैलरी, सर ये हेडिंग देना जरूरी है। अगर आप दो तो ठीक, ना दो तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब अपन पढ़ते जाते और ट्रीटमेंट करते जाते सर। देखो, मिस्टर साहिल है रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 40 years, is an assistant manager of Fox Limited. He is getting a salary of 55,000 per month. During the previous year 24-25, he has received the following amount from his employer sir. तो 55,000 इसकी बेसिक सैलरी तो मिल गई सर। तो यहां लिख लेता हूं सर बेसिक सैलरी 55,000 इंटू 12 करना पड़ेगा सर। ये आ रहा है सर 6,60,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। सर अगला दिया हुआ है डियरेंस अलाउंस 10% ऑफ बेसिक पे विच फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो अगर मुझे प्रोविडेंट फंड देगा या रेंट एकोमोडेशन वगैरह निकालने बोलेगा तो ये 10% कहाँ नहीं काम आने वाली है सर। अदरवाइज तो डीए तो सर पूरा ही टैक्सेबल है सर। ठीक है, तो सर हमें डियरेंस अलाउंस दिया हुआ है 10% ऑफ द बेसिक पे, तो हमने बेसिक पे तो निकाला है सर। अब मैं यहां पर शॉर्ट में डीए लिख रहा हूं। कोई स्टूडेंट एग्जाम में शॉर्ट में डीए मत लिखना सर, शॉर्ट में लिखोगे तो वो आपका मार्क शॉर्ट कर देंगे सर। ठीक है, 66,000 10%। आगे बढ़ते सर। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ऑफ 50,000 फॉर मीटिंग मेडिकल एक्सपेंडिचर सर। पहले बोनस भी है सर। ठीक है, तो बोनस लिख लेते सर, बोनस तो टैक्सेबल है सर। बोनस सर, बोनस था अपना 60,000 सर। ठीक है, बोनस 60,000।
उसके बाद अगला दिया हुआ है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ऑफ 50,000 फॉर मीटिंग मेडिकल एक्सपेंडिचर। सर मेडिकल अलाउंसेस पूरे टैक्सेबल है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है तो कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट है सर। तो मेडिकल अलाउंसेस सर, ठीक है, तो मेडिकल अलाउंसेस सर 50,000 का था, पूरा टैक्सेबल है सर। आगे कहानी बढ़ती है सर। He was also reimbursed the medical bill of his mother dependent on him amounted to rupees 6,500। सर मेडिकल बिल का रीइंबर्समेंट है, मेडिकल एक्सपेंडिचर का रीइंबर्समेंट है सर, क्या ये टैक्सेबल है? हाँ सर ये टैक्सेबल है सर, मेडिकल बिल सर, ठीक है, तो ये 6,500 टैक्सेबल है सर। ये लाइन और एक्सटेंड कर लेते हैं कि थोड़ा नीचे तो और जाएगा ही सर, ठीक है। अरे ठीक है, उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, देखो क्या बोलता है सर। मिस्टर साहिल हैज बीन वाज प्रोवाइडेड अ लैपटॉप both for official and personal use. Laptop was acquired by the company on 1st June 2022 at 35,000 सर। सर कंपनी ने इसको लैपटॉप दिया सर। सर लैपटॉप और कंप्यूटर ये जो फैसिलिटी दी जाती है सर ये एग्जेम्प्ट होती है सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, ये एग्जेम्प्ट होती है क्योंकि यूज के लिए दिया है सर, तो ये एग्जेम्प्ट है। ट्रांसफर करता तो टैक्स निकालता सर, ठीक है। तो सर अब एक स्टूडेंट यहां पर, दो टाइप के स्टूडेंट सर, मैं होता तो यहां लिखता सर फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप, फिर आगे नोट डालता जो भी इस चीज से रिलेटेड नोट है कि ये एग्जेम्प्ट है, और फिर यहां पर डैश करता। एक स्टूडेंट चाहे तो सर इसी को डायरेक्टली वर्किंग नोट में भी लिख सकता है, बट मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन में लिख देना चाहिए वहां पर, तो ज्यादा सेफ साइड पे रहते हैं सर हम, ठीक है। अगला देखो, अ डोमेस्टिक सर्वेंट एट अ मंथली सैलरी ऑफ 8,000 वाज रीइंबर्स्ड बाय हिज एम्प्लॉयर। सर डोमेस्टिक सर्वेंट सर, सर परक्विजिट प्रोवाइड की गई है सर, डेफिनेटली टैक्सेबल है सर। कितना था? 8,000 ना मंथली सैलरी, तो भाई लो डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8,000 इंटू 12, तो 8,000 इंटू 12 96,000 सर, ठीक है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है सर। Fox Limited allotted 700 equity share in the month of October 2024 at the rate of 170 rupees per share against the fair market value of 280 rupees per share on the date of exercise of option by the Mr. Sahil. The fair market value was computed in accordance with the provision prescribed under the act। तो हम सीख क्या आए हैं सर, इसमें तो हमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि सर जो फेयर मार्केट वैल्यू है 280, इसमें से माइनस करेंगे सर 170 जितना उससे चार्ज किया जा रहा है, तो ये आ जाएगा सर 110 इनटू कितने शेयर है सर 700 शेयर्स है, तो हम यहां पर लिखेंगे सर नेक्स्ट, यहां पर लिखेंगे सर हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए हैं सर, तो इसकी टैक्सेबिलिटी हमने कैसे निकाली सर 700 शेयर्स है, ठीक है, इनटू सर 280 रुपीज माइनस 170 सर, ठीक है, तो ये अपना कितना आ जाएगा सर 280 माइनस 170 इंटू 700, अबे 700, तो ये हमारा आ गया सर 77,000। ये समझ आया सबको, बैठा दिमाग में? आगे देखो, प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 2200 आउट ऑफ विच 1400 वाज पेड बाय द एम्प्लॉयर। सर जितना एम्प्लॉयर पे करता है इट्स अ परक्विजिट सर, इसको हम सैलरी में इंक्लूड करते हैं, तो प्रोफेशनल टैक्स कितना एम्प्लॉयर पे किया सर 1400। अब दो टाइप के स्टूडेंट, एक स्टूडेंट प्रोफेशनल टैक्स पढ़ता है यहाँ पर और 1400 एम्प्लॉयर का ट्रीटमेंट किया, खत्म कर दिया। अच्छा यहाँ पर लिख के आना सर प्रोफेशनल टैक्स बाय एम्प्लॉयर है ना सर ये, ठीक है, बाय एम्प्लॉय वाला नहीं है ये, बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है, ऐसे लिखना सर। दूसरा एक ऐसा स्टूडेंट जो यहाँ प्रोफेशनल टैक्स पढ़ा, नीचे उसका ट्रीटमेंट तुरंत कर देता है सर, मेरे ख्याल से इसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है सर, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से मैं होता ना तो यहाँ पर सर तुरंत क्या करता, ग्रॉस सैलरी लिखता, माइनस करता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 सर, क्योंकि 115 बीएससी ऑप्ट किया है सर, याद है ना सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, और उसके बाद तुरंत सर प्रोफेशनल टैक्स भी माइनस कर देता सर। अब प्रोफेशनल टैक्स यहाँ कितना माइनस होगा सर 2200। आहा फंस गए आप सर, मैं फिर अभी आपको याद दिलाया था सर कि हमने 115 बीएससी ऑप्ट किया है, और अगर 115 बीएससी ऑप्ट किया है तो प्रोफेशनल टैक्स कैसे ले रहे हो, नहीं ले सकते,
यही तो ध्यान रखना है, गलती हो जाती है हड़बड़ी में सर, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स नहीं ले सकते अपन, तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है, कि प्रोफेशनल टैक्स नहीं ले सकते सर। क्यों? क्योंकि हमने 115 बीएससी ऑप्ट किया है सर, हम 115 बीएससी ऑप्ट किए सर, तो माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब चलो, अब कुछ बचा नहीं, अब अपन ग्रॉस सैलरी में ऐड करते सब आ जाएगा सर। 6,60,000 प्लस 66,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 6,500 प्लस 96,000 प्लस 77,000 प्लस 1,400। सर ये आ रहा है मेरा 1,01,6,900 ग्रॉस सैलरी माइनस 75,000, ये आ रहा है सर 9,41,900। ये आ गया मेरा सर इनकम फ्रॉम सैलरी। समझ आया कैसे निकाला? एकदम धीरे धीरे मैं आपको सिंपल समझाया और लिखाया और समझाया सर। कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड सर, प्रॉपर वर्किंग नोट्स लिख के आएंगे सर, और प्रोफेशनल टैक्स वाली गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे सर, ठीक है। आओ सैलरी का अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। देखो भाई, पहले आके नीचे पढ़ो। वैसे सैलरी का तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला है सर, तो मल्टीपल हेड्स कवर्ड है ना सर। चलो देखते हैं क्या कहानी है सर। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस प्रियंका फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इफ शी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मैम प्यार से बोल रही सर, प्लीज मेरे लिए नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई करना, ठीक है। मेरे लिए 115 बीएससी ऑप्ट मत करना सर, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद कहानी ऊपर से दी हुई है, मैं तो बोलूंगा सर लेट्स स्टार्ट सर। अब एक स्टूडेंट यहां पर क्या लिखेगा सर पता है? कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है, ऑफ मिस प्रियंका फॉर द असेसमेंट ईयर अंडर नॉर्मल प्रोविजन। पूरा ये लाइन लिखना सर, कोई छोड़ना मत ये लाइन। आप लोग पूछते हो ना मेरे से टेक्स्ट के पेपर में प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट का पेपर कैसा लिखना चाहिए, यही सब तो सिखा रहा हूं सर। अगर आप ये सब बातें सीख गए ना, विश्वास करो टैक्स के पेपर में गलती नहीं होगी वहां पर, और आप लोग के मार्क्स नहीं कटेंगे सर, जो लोगों के मार्क्स कट जाते हैं सर, ठीक है। यहाँ पर एक से ज्यादा हेड है, तो सर अपन मल्टीपल कॉलम्स बना लेते हैं, क्योंकि एक इनर एक आउटर जाएगा ही सर, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं सर पर्टिकुलर्स रुपए। एक बात हमेशा याद रखो सर, किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जहां पर मल्टीपल हेड्स आए सर, वहां पर क्या करना चाहिए? मैं तो हर क्वेश्चन के लिए यही बोलता हूं, पढ़ते जाओ ट्रीटमेंट करते जाओ, पढ़ते जाओ ट्रीटमेंट करते जाओ सर। इससे बहुत सेफ साइड पे रहते हो सर। बार बार हमारे पास ना क्वेश्चन दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं होता है सर। तो देखो क्या बोल रहा है, मिस प्रियंका जनरल मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड मुंबई फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 सर, ठीक है। सैलरी दी हुई है, अब जब मेरे को दिख गई ये सैलरी तो मैं इसके लिए क्यों छोड़ दूं सर? तो एक काम करता हूं सर। अच्छा अब यहां पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, दो टाइप के स्टूडेंट, एक स्टूडेंट सर इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप नहीं लिखेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा, वर्किंग नोट लिखा, और पूरा वर्किंग नोट में जाके इसका कैलकुलेशन किया। एक ये स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ये बोला सर एक काम कर सकता हूं मैं, क्या मैं इनकम फ्रॉम सैलरी यहीं पर पूरा निकाल लूं, चलेगा? मैं बोला बिल्कुल चलेगा, हेडिंग दे देना और बिल्कुल चलेगा सर। तो सबसे पहला हमें दिया हुआ है सर सैलरी, जो कि दी हुई है 40,000 ना इंटू 12, 40,000 ही थी ना, हाँ 40,000 इंटू 12, तो ये आ जाएगी सर हमारी 4,80,000। आगे बढ़ते सर, एक एक पढ़ते जाते करते जा ले। अगला वैल्यू ऑफ मेडिकल फैसिलिटी इन अ हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द कंपनी। सर एम्प्लॉयर का ही हॉस्पिटल है सर, और अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटी है सर, परक्विजिट है सर, ये एग्जेम्प्ट है सर। ये बात समझ आई सबको? ये बात दिमाग में होनी चाहिए। अगला रेंटरी अकोमोडेशन ओन बाय द कंपनी सर फॉर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 सर। सर ये मुंबई में रहता है सर, वहां पर इसको कंपनी ने घर दिया, रेंटरी अकोमोडेशन दिया। ऑब्वियसली मुंबई की पॉपुलेशन 10 लाख से 40 लाख से ज्यादा है सर। मुंबई की पॉपुलेशन तो 40 लाख से कम नहीं है सर। तो उस केस में सर हमें कितना लेना है रेंटरी अकोमोडेशन? 10% सर। पर मैं हमेशा बोलता हूं एक स्टूडेंट को, रेंटरी अकोमोडेशन पहले मत निकालो, क्योंकि अलाउंसेस हो सकते हैं जो कि टैक्सेबल होंगे, क्योंकि रेंटरी अकोमोडेशन के लिए सैलरी में हम टैक्सेबल अलाउंसेस लेते हैं सर। तो अगर नीचे एक आध टैक्सेबल अलाउंसेस दिया और आपने पहले रेंटरी अकोमोडेशन सैलरी के बेसिस में निकाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा सर।
आ रही बात समझ? निकालेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं निकालेंगे, अभी इसको ना ऐसे मार्क करके रखते हैं कि इसको हमें निकालना है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Housing loan of 7 lakh given on 1/4/2024 at an interest of 6% per annum. No repayment was made during the year. Rate of interest charged by the SBI in respect of the housing loan is 9.5%. सर 20,000 से ज्यादा का लोन दिया गया है सर। अब यहां पर सर डिफरेंस जो आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे सर। तो यहां लिख लेते हैं सर हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर कितना सर इन्होंने चार्ज किया है 9.5, एसबीआई का रेट है 9.5, इसने चार्ज किया 6, तो सर 9.5 माइनस 6% या मल्टीप्लाई, परसेंट तो अंदर ही आ जाएगा, इनटू सर 7 लाख। ठीक है, समझ आया? तो ये कितना आ जाएगा सर आपका, आ जाएगा 7 लाख इंटू 3.5%, ये आ जाएगा सर 24,500। आई बात समझ? अगला देखो सर, डाइनिंग टेबल, ये वाले पॉइंट का ट्रीटमेंट हो गया। डाइनिंग टेबल वॉज प्रोवाइडेड टू मिस प्रियंका एज her residence. This table was purchased on 1/6/2021 for 60,000 and sold to Priyanka on 1/5/2024 for 30,000. ओ भाई साहब, पहले तो डाइनिंग टेबल इसको यूज करने दिया, बाद में यही डाइनिंग टेबल उसे बेचा भी गया सर। तो जब यूज करने गया तो सर उसके इसमें 10% होता है सर। तो जितनी भी हमारी कॉस्ट उसका 10%, तो सर 60,000 हमारी कॉस्ट है, इसका 10% हो जाएगा सर 6,000, पर वो भी कितने महीने के लिए सर? मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 है, 24-25 में मैं कितने महीने यूज किया सर? 1 महीने, सिर्फ अप्रैल में तो यूज किया हूं, मई में तो उसको बेच दिया गया है सर। तो सर अपन डाइनिंग टेबल यूज वाला पहले निकालते हैं सर। डाइनिंग टेबल यूज की कहानी है, तो सर 60K का 10% इंटू सर 1/12, क्योंकि एक ही महीने की कहानी है सर। 60,000 इंटू 10% इंटू 1/12, सर ये आ रहा है आपका 500, ये यूज है। फिर हमने डाइनिंग टेबल सर सेल भी किया इसको, ठीक है। अच्छा, अब सेल करने के लिए हमने सीखा था सर कंप्लीटेड ईयर पे डेप्रिसिएशन लगता है सर सैलरी में, कंप्लीटेड ईयर में। तो सर इन्होंने परचेज किया है 1/6/2021 को सर। तो थोड़ा सा मैं अगर आपसे लिखूं तो कंप्लीटेड ईयर क्या होगा सर? 1/6/2021 से लेके 31 मई 2022 तक, ये 1 साल होगा। समझ आ रहा है सर? सैलरी में डेप्रिसिएशन का तरीका अलग है सर, कंप्लीटेड ईयर देखा जाता है सर। तो सर 60,000 कितने कंप्लीटेड ईयर होंगे सर? ये अगर आप 1/5/2024 तक पहुंचोगे तो आप अगर इसको गिनने भी जाओगे सर तो ये कितने कंप्लीटेड ईयर निकलेंगे? 1, 2, ठीक है। और काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं सर ये 1, फिर सर 1/6/2022 से लेके 31 मई 2023 तक, ये दूसरा साल, ठीक। फिर उसके बाद 1/6/2023 से लेके 31 मई 2024 तक सर, ठीक है। तो सर ये वाला साल तो हो ही नहीं पाएगा सर, ये वाला साल नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि सर 31 मई तक क्लोज होना चाहिए था और मैं तो 1 मई को भेज दिया। तो प्रैक्टिकली कितने ही साल कवर हो गए सर? 2 ही साल कवर हुए सर, 2 ईयर्स ही कवर हुआ सर। तो उस केस में 60,000 इंटू, चलो सर करते ना सर, यहां पर अपन कैलकुलेट करते, देखो। अच्छा, डाइनिंग टेबल है सर, एसएलएम बेसिस में डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 60,000 इंटू 10% इंटू 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगेगा सर। एसेट कितने की थी सर? 60,000 की थी, तो 60,000 इंटू 10% इंटू 2 ईयर्स का ये 12,000 है सर। 12,000 आप माइनस कर लीजिए तो ये आएगा 48, और आपने सर ट्रांसफर किया सर, ठीक है। ट्रांसफर कितने में किया सर? 30,000 में, तो 18,000 का परक्विजिट आ जाएगा। समझ आया सर? ये देखो आपने 30,000 में ट्रांसफर किया, क्लियर हुआ? अगला देखो, पर्सनल परचेजेस थ्रू क्रेडिट कार्ड provided by the company amounted to ₹10,000 was paid by the company. No part of the amount was recovered from Priyanka. सर क्रेडिट कार्ड सर फैसिलिटी है सर,
क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल है सर, परक्विजिट सर। अगला, a Maruti Suzuki car which was purchased by the company on 16/7/2022 for 2,50,000 was sold by the company to the SEC on 14/7/2024 सर। ओ भाई साहब, इस केस में भी 2 साल पूरा नहीं हो पाएगा सर। आप लिख के देख लो, मैंने ऊपर लिखना सिखाया सर। इस केस में भी 2 साल पूरा नहीं हो पाएगा सर। एक दिन कम हो गया 2 साल से, 2 दिन, तो उस केस में सर आप 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे मारुति कार पे। अब कार पे कितना लगाएंगे सर? पहली बात तो ये सर, तो 20% WDV होता है सर, तो 2,50,000 इंटू 20%। चाहो तो मैं लिख के दिखा सकता हूं सर। सर कार के केस में अरे यार सर, कार के केस में ट्रांसफर किया गया और ट्रांसफर क्या हुआ है सर? 2,50,000 सर। फर्स्ट ईयर 1 साल का 20% आप कर सकते हो सर, ठीक है, तो 20% आ जाएगा 50,000। ये वैल्यू बच जाएगी सर 2 लाख। और इसको कार कितने में ट्रांसफर की गई है सर? 1,60,000 में। तो परक्विजिट कितना आ जाएगा सर? आपका कार के केस में परक्विजिट आ जाएगा सर 40,000। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? आगे बढ़ते हैं सर। अदर इनकम रिसीव बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर अदर इनकम सामने से बोल रहा है सर। अदर इनकम जैसे ही दिख गया मेरे को, मैं यहां पर अदर सोर्स, ठीक है, अदर सोर्स लिखूंगा, उसमें स्टार्ट करूंगा लिखना सर। अच्छा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यार, ये लाइन नीचे तक तो चाहिए ही, ठीक है, ये लाइन और नीचे तक चाहिए हमें, ठीक है। अदर सोर्स की इनकम्स देखते हैं सर। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक, विद द कंपनी। फिक्स डिपॉजिट विद द कंपनी है सर। सर क्या ये टैक्सेबल है? यस ये टैक्सेबल है। इसको क्यों छोड़ोगे सर? ऐसा कोई एग्जेम्पशन नहीं पड़े सर। पहला, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट कितना है सर? 7,000, ठीक है। दूसरा, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, सर ये भी टैक्सेबल है, ऐसा कोई हमें एग्जेम्पशन नहीं पड़े सर। इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड सर, सर ये भी टैक्सेबल है सर, 3,000 सर। आगे सर, इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट ऑफ अ माइनर मैरिड डॉटर सर। ओके सर माइनर मैरिड डॉटर है सर। सर कुछ याद आ रहा है सर? बिल्कुल याद आ रहा है, मेरे को भी याद आ रहा है सर, सेक्शन 27 सर। पर वो घर के केस में था सर। ये इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट है सर, बैंक का फिक्स डिपॉजिट है। वो 27 तो सर IHP के लिए था सर, घर के लिए था, ठीक है। जहां पर आप माइनर मैरिड डॉटर को घर ट्रांसफर करते थे तो वो डीम्ड ओनर मान ली जाती थी। पर सर ये तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, तो ये टैक्सेबल भी है। अच्छा ये नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा है, तो बच्चे का 1500 अपन 1032 में ले लेंगे सर। तो सर इंटरेस्ट, तीसरा इंटरेस्ट सर ये 2500 आ जाएगा, ठीक है। माइनर चाइल्ड आप लोग एग्जाम में पूरा लिखेंगे सर, 4,000 माइनस 1,500। आप बताएंगे सर 1,500 1032 में आपने एग्जामेशन दिया है। नहीं बताओगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा सर? और देखते हैं, डिपॉजिट इन PPF अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 40,000। सर ये तो बात की बात हो गई सर। ये तो आप कहाँ 80C में पहुंच रहे हो सर। ठीक है डिडक्शन मिल जाएगी, पर सर आपको तो क्वेश्चन में ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला है। क्या करूं मैं इस पॉइंट का? इररिलेवेंट है सर। तो चलो आप टोटल करना स्टार्ट करते हैं और निकालते हैं सर। तो ये सब आप ऐड करेंगे तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। चलो इनकम फ्रॉम सैलरी पहले करते हैं। 4,80,000 प्लस 24,500 प्लस 500 प्लस 18,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000, ये आ रहा है सर 573। या और कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है? कुछ भूल तो नहीं गए हैं अपन? स्टैंडर्ड डिडक्शन, ओ स्टैंडर्ड डिडक्शन भूल गए सर। स्टैंडर्ड डिडक्शन भूल गए, स्टैंडर्ड डिडक्शन भूल गए। गड़बड़ हो जाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बिना। और कुछ तो नहीं भूले ना?
नहीं नहीं नहीं, रेंट फ्री एकोमोडेशन भूल गए सर। ओ भाई साहब, रेंट फ्री एकोमोडेशन भूल गए हैं अपन। सर सर सर, मैं थोड़ा सा स्पेस का गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर लिख लेता हूँ। जनरली यहाँ लिखना नहीं चाहिए सर, रेंट फ्री एकोमोडेशन देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी पॉइंट ऐसे मार्क करके रखना सर। रेंट फ्री एकोमोडेशन, अब यहाँ पर नीचे कोई अलाउंसेस तो दिए नहीं थे सर, तो 10% ऑफ सैलरी सर। सैलरी आपने निकाले 4,80,000, तो सर इसका 10%, क्योंकि और कुछ है नहीं सर यहाँ पर, तो 48,000 आ जाएगा। और मुझे यहाँ पर जगह छोड़नी चाहिए थी सर, तो यहाँ हमारा आता है ग्रॉस सैलरी माइनस करता मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 होता, तो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आउटर कॉलम में आती सर। तो प्लस 48,000 माइनस 50,000, ये सर सब करोगे तो 5,71,000 आएगा सर। ये इनकम फ्रॉम सैलरी है सर। ठीक है, फिर अपन IUS की इनकम कर लेते सर। 7,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500, सर ये 12,500 सर। अब हमें GTI बोले सर, ग्रॉस टोटल इनकम बोला है सर, तो सर प्लस 571,000, ये आ रहा है सर 583500। समझ आया सर, 583500। क्लियर हुआ ये सबको, बैठा है दिमाग में? मैंने स्पेस का थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, बट स्पेस का आप ध्यान रखना, आप लोगों के पास रहेगा तो आप आराम से स्पेस करके लिख सकते हो। बट समझ आया कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, मेन कंसेप्ट समझना है सर। इसीलिए मैं आपकी मेन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ही ना आए और दिक्कत ही ना आए सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं सर, ये तो सेकेंड क्वेश्चन हुआ सर, अभी तो आगे भी जाना है सर, हमें और क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, पहले नीचे आके पढ़ो सर। फिर से हमें टोटल इनकम निकालने बोला है ऑफ मिस्टर राम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, इग्नोर द प्रोविजन अंडर 115 BAC। प्यार से बोल रहा है सर 115 BAC इग्नोर करो। तो एक काम करते हैं सर, लेट्स स्टार्ट। एक काम करते हैं, पहले लाइंस वाइंस तो ड्रॉ कर ही लेते सर, क्योंकि वो तो आना ही है सर। अब ये कंप्यूटेशन वाली लाइन आई पर्सनली थिंक हर स्टूडेंट लिखेगा सर। सर ये मैं जो लिख के प्रैक्टिस करा रहा हूं, चाहता तो मैं ओरली समझा के भी खत्म कर सकता था सर, बट अगर मैं लिख के प्रैक्टिस करा रहा हूं तो आई पर्सनली वांट कि स्टूडेंट को भी लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। फायदा उसका है सर। मैं तो वैसे ही लिख के प्रैक्टिस बहुत करता हूं सर, मैं तो अपनी क्लासेस में, प्रैक्टिस बैच में सब कराता रहता हूं। जब तक आप लोग लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा सर। ठीक है, ये लाइंस नीचे और ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये लाइंस नीचे तक आएगी। क्वेश्चन बड़ा है सर, आपको ग्रॉस टोटल इनकम तक पहुंचा ही रहा है, तो आपको ऑलमोस्ट सब चीजें दे ही रहा है वो। ठीक है, चलो टोटल इनकम निकालने बोला इस क्वेश्चन में। देखो, मिस्टर राम एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओ भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय इज पोस्टेड एट न्यू दिल्ली। ठीक है, he joined the service on 1st Feb 2021 and detail of his income for the previous year 24-25 are as follows. Basic salary, very good, thank you। पहली बार तो यहाँ लिखता हूँ सर इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें सबसे पहला है बेसिक सैलरी सर, निकाल के दिया है सर, अभी तक तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा था सर, 3,80,000। अगला डियरेंस अलायंस 1,20,000, 40% ऑफ द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। अभी तो डीए पूरा लिखूंगा सर, पर आगे कैलकुलेशन के लिए याद रखूंगा सर कि 40% फॉर्मिंग पार्ट है सर। ठीक है, डीए। बोथ राम एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 20% ऑफ द बेसिक सैलरी टू द पेंशन स्कीम रिफर्ड टू इट सेक्शन 80 CCD। ओ भाई साहब, यही तो मस्त वाली बात हो गई सर। एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है सर। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो मेरी सैलरी में इंक्लूड होगा और नीचे डिडक्शन भी मिलेगा 80 CCD में। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो नीचे जाके सीधा डिडक्शन में मिलेगा। तो चलो, एम्प्लॉयर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 3,80,000 का 20% 76,000 सर। ये पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर वाला, ठीक है, पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर वाला सर। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 76,000। अब दो टाइप के स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूँ भाई देख, यहाँ मेरे पास तो जगह का कोई ठिकाना नहीं है, बट तेरे को क्या करना चाहिए, हाथों हाथ जाके डिडक्शन में लिख ले भाई। वो बोलेगा सर एक बात बताओ, अभी क्यों लिखा रहे हो सर, आपको भी तो पता है सर हम डिडक्शन बाद में निकालते हैं, बाद में भी तो लिख सकते हैं। मैं बोला लिख सकता है बाद में, जब पहले ही तेरे को पता चल रहा है एक, तो क्यों बाद में कर रहा है भाई। बाद में अगर छूट गया ना तो वो छूट जाएगा, बहुत दिक्कत होती है ये,
इसीलिए ये कभी नहीं करना। जो चीज दिख रही है, जिसका जहां जहां ट्रीटमेंट भाग रहा है ना, वो कर लो। अगर ये टेक्निक आप अप्लाई करते हो ना, विश्वास करो आपको कभी टोटल इनकम के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट ये टेक्निक अप्लाई नहीं करते सर, नहीं करते हैं। अब बात ये है कि मैं आपको ना इसकी वर्किंग से थोड़ा सा समझाना चाहता हूं सर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं सर 80 CCD में, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं क्योंकि पता चला ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते यहां पहुंच गया मैं, ठीक है। सर 80 CCD में सर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है सर। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है उसमें हम ये सीखे सर, अभी तो ये 20% ऑफ बेसिक सैलरी की है, जो कि 76,000 हमने लिया है सर। पर सर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन अलाउड है, अब ध्यान देना सर, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन अलाउड है सर, यहां पर इग्नोर बोला है प्रोविजन ऑफ 115 BAC, मतलब आप नॉर्मल चल रहे हो सर। ये अमेंडमेंट हुआ है सर, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सर, अमेंडमेंट के केस में कितना परसेंट लिया जाएगा? सबसे पहले तो ये सोचो सर, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ 10 सोचेंगे सर, 10 नहीं है सर, 14 है, 14। तो हम 14% लेंगे सर, ठीक है। तो देखो, अच्छा 14% भी किसका लेना है सर? 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA जो फॉर्मिंग पार्ट वाला है। अब क्वेश्चन में ऊपर बेसिक सैलरी आप लोगों ने लिखा है 3,80,000 और DA 1,20,000, जिसमें से 40% फॉर्मिंग पार्ट है ना। तो सर बेसिक सैलरी है सर 3,80,000, DA सर 40% ऑफ 1,20,000 सर, ठीक है। तो ये हमें करना पड़ेगा सर, ये आपका आ जाएगा सर 3,80,000, ठीक है। और ये 1,20,000 का 40% प्लस 3,80,000, इसका 14%, ये आ रहा है सर। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट का डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉयर का, वो आ रहा है सर हमारा 5,9920। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो सीखने वाली बात है सर। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट किया है सर, वो 14% लेंगे सर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है। और 14% बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट वाला, इसीलिए DA फॉर्मिंग पार्ट अपन दिमाग लगाए सर। तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में कितना डिडक्शन हमें मिल जाएगा सर? 5,9920 का। तो यहां लिख लेता हूं सर, एम्प्लॉयर वाले का 5,9920। पहले आप एम्प्लॉयर का क्लियर कर लो, क्रिस्टल क्लियर। अब बात आती है एम्प्लॉय की सर, एम्प्लॉय ने भी तो कंट्रीब्यूट किया है ना सर। सर 80 CCD में सर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट किया है। अब एम्प्लॉय भी तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी किया है सर, तो मतलब वो भी 76,000 किया सर। ये क्रिस्टल क्लियर। अब एम्प्लॉय को हम ये बोलते हैं, भाई तेरे पास 80 CCD 1B है, 1B है, मतलब 50,000 का एडिशनल बेनिफिट है। तो चाहे तो जितना तूने कंट्रीब्यूट किया है उसमें से 50,000 पहले एडजस्ट कर ले। हमारे पास इसमें दो तरीका है, जो तरीका मैं स्टूडेंट को अप्लाई करता हूं इससे भी आंसर आएगा, इससे भी सब चीजें परफेक्ट आती है, आप ध्यान देना सर। तो 26,000 बचेगा तेरा। अब तू एक काम कर, चेक कर ले कि सर 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट वाला कितना आ रहा है। चलो एक बार करके देखते हैं सर। ये बेसिक सैलरी तो 3,80,000 था, प्लस 40% ऑफ DA था ना सर, तो ये आ रहा है 48,000, ठीक है। तो ये दोनों ऐड करके कितना आएगा? 3,80,000 प्लस 48,000, यार इसका 10%, ये आ रहा है सर 42,800, इसका 10% है ना, ये 10% है। तो सर बैलेंस एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो 26,000 किया सर। सर वो कितना और कंट्रीब्यूट कर सकता था सर? 48,800 कर सकता था सर। क्या विद इन द लिमिट कंट्रीब्यूट किया? यस, विद इन द लिमिट कंट्रीब्यूट किया। तो सर क्या एम्प्लॉयर का अपन पूरा 76 क्लेम कर पाएंगे? यस, पूरा 76 क्लेम कर पाएंगे। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर एक छोटा सा बात है, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं जाके, मेरे को आप ये बताओ सर, मान लो अगर ये 26 नहीं आता, एक बार के लिए मान लो सर ये 26 नहीं आता, और ये अगर 45,000 आता सर, तो आप कितना लेते सर? फिर उस केस में मैं ये दो अमाउंट लेता सर।
एक ये 50,000 लेता सर और ये 42,800 लेता, क्योंकि इतना ही बैलेंस मेरे को और मिल पाता सर। आ रही है बात समझ? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया सर। अगर मान लो ये गलती से 26 के बदले 45 आ जाता तो सर मेरे पास तो लिमिट ही 42,800 की बची है, तो मैं 45 क्लेम कैसे कर पाऊंगा? समझ आया? इस क्वेश्चन में इसने सिर्फ 76 किया है, इसीलिए अपन फंसे नहीं सर। 50,000 एडिशनल उसमें से एडजस्ट कर लिए, बचा 26,000 अपन और ले लिए सर। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं 80CCD सर एम्प्लॉय का सर। एक तो सर 1B वाला है जो कि 50,000 अपन को मिल जाएगा सर, और सर एक नॉर्मल वाला है सर, 1 वाला है सर, और 1 वाला 26 अपन और ले लेंगे सर। क्लियर हुआ सर? 1 अपन 26 में कवर लिया और 1B 50,000 में कवर कर लिए। क्लियर बैठा है दिमाग में? ये मैंने आपको सर 80CCD का पूरा ट्रीटमेंट करवाया, पॉइंट का पूरा ट्रीटमेंट साथ में करवा दिया। अगला देखो, गिफ्ट रिसीव बाय राम्स माइनर सन ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम फ्रेंड 70,000. नो अदर गिफ्ट इज रिसीव बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25. सर गिफ्ट रिसीव किया सर, बेटा रिसीव किया, माइनर है सर, तो क्या पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता है? हाँ सर। अब यहाँ पर वाइफ के बारे में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, और नीचे कुछ होगा तो मैं देख लूंगा सर। वाइफ के बारे में कुछ ऐसा दिया नहीं है सर। तो सर ये 70,000 हस्बैंड की इनकम, राम की इनकम, राम के में IUS में चले जाएगी सर। तो एक काम करते सर, यहां तक तो मैं डिडक्शन लिख ही लिया हूं, यहां लिख लेता हूं IUS, और इसमें सर सबसे पहला है गिफ्ट। अब एक स्टूडेंट मुझसे ये पूछ सकता था, सर 70,000 गिफ्ट का ले रहे हो, तो सर 70,000 1,500 नहीं दोगे? बिल्कुल दूंगा सर, क्यों नहीं दूंगा सर। 115 BAC थोड़ी ले रहा हूँ, नॉर्मल प्रोविजन में हूँ सर। तो 70,000 माइनस 1,500 सर 68,500। समझ आई कहानी? आगे बढ़ती है सर। देखो, ऑन 25 मार्च 2024, मतलब सर ये कहानी तो हो गई 23-24 की, और मेरा प्रीवियस ईयर क्या है सर? 24-25 है सर। Mr. Ram gifted a sum of 6 lakh to Mrs. Ram to start a business by introducing such capital on such amount as her capital. On 1st April 2024, her total investment in the business was 10 lakh, which includes 6 lakh gifted by Ram. During the previous year 24-25, she had a loss from such business. ओ भाई साहब, इनकम क्लब होती है तो लॉस भी क्लब होता है। अच्छा, एक बात इसमें हमेशा याद रखना कि सर जो हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट अपन देखते हैं साल के फर्स्ट डे में। साल के अगर बीच में होता तो अपन उस इन्वेस्टमेंट को नहीं देखते। ये बात का ध्यान रखना, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो सर यहां पर तो लॉस का भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। सर कैसे होगा सर? सर 1,30,000 का लॉस है सर, ठीक है, और ये 1,30,000 का लॉस पूरे 10 लाख की इनकम से है सर। तो सर 6 लाख की इनकम से ये कितना आ जाएगा सर? सर 78,000 का लॉस है सर। ये 78,000 का लॉस क्या हस्बैंड का होगा? हाँ सर। तो लो भाई, PGBP उसमें लॉस भी दिख गया है सर, और वाइफ का है सर, ये क्लब हुआ है सर लॉस। ध्यान रखिएगा, इसको सैलरी से एडजस्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सर, सैलरी से एडजस्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है। अगला, मिस्टर राम डिपॉजिटेड 70,000 इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। भैया जी 80C की बात कर रहे हैं सर। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 40,000 इन अप्रूव्ड एन्यूटी प्लान ऑफ LIC टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80CCC। ये तो सब बताते जा रहा है सर। तो लेट स्टार्ट सर, नीचे लिखते हैं 80C में डिडक्शन दिख गई सर मेरे को। 80C में 70,000, ठीक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, और 80CCC में कितना क्या था? 80CCC में 40,000 था मेरे ख्याल से, 40,000, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना सर, अभी तो और कुछ है, पढ़ लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं सर। He has taken an educational loan from SBI for his major son who is pursuing MBA from Gujarat University. He has paid 15,000 as interest on such loan. सर प्यार से आपको डिडक्शन याद दिला रहे हैं सर। किसी को तो याद आ जाए कि सर ये 80E में जाके ले लो सर। सर 80E में सर हायर एजुकेशन सर 15,000,
अब मैं आपको कुछ अच्छी बात समझाना और सिखाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए सर। एक अच्छी सिंपल सी बात है सर, एटीसी, ट्रिपल सी, सीसीडी तीनों मिला के 1,50,000 की लिमिट है। पर सर 80 सीसीडी 1 बी में 1,50,000, जो 50,000 अपन को एडिशनल मिला है, इसमें सर 1,50,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है सर। एम्प्लॉयर वाले में तो वैसे भी नहीं होती है सर। तो सर इन तीन को मिला के चेक कर लो, क्या सर 1,50,000 की लिमिट क्रॉस कर रहा है? नहीं सर, नहीं कर रहा है। थैंक यू। तो सर अब अपन क्या करेंगे सर, मेरे हिसाब से और कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में। चलो टोटल करना स्टार्ट करते हैं। कोई और चीज छोड़ा तो नहीं हूं मैं, कोई और चीज छोड़ा तो नहीं हूं मैं, मेरे को नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा है ना। चलो लेट्स स्टार्ट सर, करना स्टार्ट करते हैं सर। तो चलो सर, यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रॉस सैलरी, माइनस कर लो स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस कर लो सर। ठीक है, तो ये कितना आएगा सर, 3,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 76,000, ये आ गया 5,76,000। माइनस कर लो 50,000 सर, 5,26,000। ठीक है, ये आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी। पीजीपी में तो लॉस है सर आपके पास, 78,000 का लॉस है सर, याद रखिएगा सर। और आईयूएस में इनकम है सर 68,500 की इनकम है सर। अब ये बड़ा प्यारा सा पॉइंट है सर कि सर आपके पास पीजीवीपी में लॉस है, आईयूएस में इनकम है। तो सर क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूं एग्जाम में, एक तो ऐसे प्रेजेंट कर लूं, दूसरा तरीका ये है कि सर यहां पर ध्यान दीजिएगा सर, दूसरा तरीका क्या है सर, आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि सर लॉस फ्रॉम बिजनेस 68,500 यहां एडजस्ट कर लीजिए और आईयूएस में नील कर दीजिए। पीजीपी में कुछ आउटर कॉलम में आएगा नहीं सर, पर ये जब आप करने जाएंगे तो इसका वर्किंग नोट जरूर दीजिएगा। सर जो पीजीपी का बचा हुआ लॉस है क्या सैलरी से एडजस्ट होता है? नहीं सर। तो ये हम कर लिए तो ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई सर। अबे जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम ये कितना आ रहा है सर, ये तो उतना ही आएगा जितनी सैलरी सर, 5,76,000 तो थी, 26 थी सॉरी, 5,26,000। ठीक है, फिर अपन डिडक्शन का टोटल कर लेते सर। डिडक्शन का टोटल अपना आएगा 5,99,20 प्लस 50,000 प्लस 26,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000, ये आ रहा है सर 260,920। ठीक है, ये आप डिडक्शन का टोटल कर लिए, ये आपका आप गया टोटल इनकम, तो इसको माइनस कर लो सर, माइनस 5,26,000, ये आ रहा है सर 265,080, ये आपकी टोटल इनकम आ गई। समझ आया कैसे सॉल्व किया? बैठा है दिमाग में? मस्त क्वेश्चन, अच्छी प्रैक्टिस कराया सर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते सर। पहले नीचे आके पढ़ो सर। नीचे तो कुछ दिया ही नहीं है सर, ऊपर ही पढ़ लो सर। आपको क्या बोल रहा है सर, Mr. Sailesh is the marketing manager in Smile Limited. From the following information, you are required to compute his income chargeable under the head salary for the assessment year 25-26. He has opted out of the section 115 BAC. नॉर्मल चल रहा है, बहुत बढ़िया सर। एक काम करते हैं, टेबल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, फटाफट सॉल्व करना चालू करते हैं सर। आप लोग वो स्टार्टिंग में लाइन लिखेंगे, हर स्टूडेंट वो लाइन लिखेगा सर। सर प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं आप लोगों को लिखा लिखा के प्रैक्टिस करा रहा हूं, इट मीन्स मैं आप लोगों से चाहता हूं सर कि आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें सर, ठीक है। नहीं तो सर मैं पास हो चुका हूं सीए में, और कितने बार पास कराओगे मुझे? अब आप लोगों की बारी है, तो लिखोगे, प्रैक्टिस होगी तभी वहां लिखाएगा सर। ओरल देखने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक खुद नहीं लिखते कुछ नहीं होता है सर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं सर। देखो सर, हमें तो इनकम फ्रॉम सैलरी बोला है, मतलब ये बढ़िया बात है कि सर और कोई हेड की बात है नहीं सर, हमें सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी सोचना है। पढ़ते रहेंगे, ट्रीटमेंट करते रहेंगे सर। सबसे पहला दिया हुआ है बेसिक सैलरी 70,000 पर मंथ, तो लिखते हैं सर बेसिक सैलरी 70,000, तो सर 70,000 इंटू 12 सर 8,40,000। ठीक है, पहली चीज ये। बेसिक के बाद क्या दिया हुआ है, डियरेंस 40% ऑफ बेसिक पे, DA लिख लो भाई, DA 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 8,40,000 का 40%,
सर 336000 सर, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं सर। ही इज प्रोवाइडेड अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अप्रूव बाय द IRDA फॉर विच 20,000 वॉज इंकर्ड बाय स्माइल लिमिटेड। सर एम्प्लॉयर इंकर कर रहा है सर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का जो पैसा है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है सर। क्या ये एग्जेम्प्ट है? हाँ सर ये एग्जेम्प्ट है, ये परक्विजिट है और ये एग्जेम्प्ट है। अगला, रिसीव 10,000 एज गिफ्ट वाउचर। सर 10,000 का गिफ्ट वाउचर है सर, 5,000 से ऊपर का गिफ्ट टैक्सेबल होता है ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज। तो लिख लेते हैं सर गिफ्ट 10,000 टैक्सेबल सर। नेक्स्ट, Smile Limited allotted 800 sweat equity shares in August 2024. The shares were allotted at 450 per rupees and the fair market value on the date of exercising the option by Shailesh was 700. तो सर 700 माइनस 450, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 250 इन 800। तो यहाँ लिखते सर स्वेट इक्विटी शेयर्स सर 800 इंटू 250, ठीक है। 800 इंटू 250 ये कितना आ जाएगा सर? 800 इंटू 250 ये आ जाएगा सर 2 लाख रुपीस, ठीक है। आगे बढ़ती है कहानी सर, देखो। He was provided with the furniture during the September 2020. The furniture is used at his residence for personal purpose. The actual cost of the furniture was 1,10,000. On 31st March 2025, company offered the furniture to him at free of cost. अरे भाई साहब इसको फर्नीचर फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिए और ये इस साल पूरा यूज भी किया सर, बधाई हो सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो इस केस में पहले तो फर्नीचर का सर 1,10,000 का 10% साल भर का सर, क्योंकि पूरे साल फर्नीचर यूज किए। इसको जो ऑफर मिला है वो 31 मार्च 2025 को मिला सर। तो यहां लिख लो सर फर्नीचर यूज वाला सर 1,10,000 का 10% सर 11,000 सर। फिर फर्नीचर ट्रांसफर भी है सर। अब ट्रांसफर जब हुआ है कहानी तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपने ट्रांसफर किया है सर। आपने तो इस केस में जो फर्नीचर ट्रांसफर किया सर वो फ्री ऑफ कॉस्ट में कर दिया फर्नीचर, लिखा है ना सर, आपने तो उससे कोई चार्ज ही नहीं किया है। पर फर्नीचर परचेज कब हुआ है सर? सितंबर 2020 को और मार्च 2025 तक सर। तो कितने साल हो गए कंप्लीटेड ईयर सर? 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 नहीं हो पाएगा, 4 साल, 4 कंप्लीटेड ईयर सर। सितंबर से गिनना चालू करना सर, सितंबर से ईयर गिनना पूरा एक, सितंबर से ईयर गिनना सर। इस सितंबर से लेके अगले साल अगस्त तक, फिर अगले साल अगस्त से लेके उसके नेक्स्ट ईयर क्या बोलते, सॉरी, अगले साल सितंबर से लेके उसके नेक्स्ट ईयर अगस्त तक सर। सितंबर से अगस्त, सितंबर से अगस्त, सितंबर से अगस्त गिनना सर। अगर आप ये गिनोगे तो 4 साल कंप्लीटेड ईयर आएगा सर। और फर्नीचर का केस है सर 10% लगेगा सर, फर्नीचर का केस 10% SLM लगेगा सर। तो सर कितना लगेगा? 1,10,000 इंटू 10% इंटू 4 ईयर्स 44,000 आ रहा है सर। तो सर ये 1,10,000 माइनस सर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1,10,000 का 10% इंटू 4 ईयर्स, तो ये कितना आ जाएगा सर? माइनस कर लो 1,10,000 से, यार है सर 66,000, ठीक है। आगे बढ़ती है कहानी, देखो। रिसीव 10,000 टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट अलाउंस सर। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है ना सर, डिडक्शन मत दे देना एंटरटेनमेंट अलाउंस का, पर टैक्सेबल तो होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस, छोड़ मत देना सर। तो यहां पर लिखो सर एंटरटेनमेंट अलाउंस सर 10,000 सर, टैक्सेबल है सर, और नीचे डिडक्शन मत दे देना। अगला, हाउसिंग लोन 4.5% एट द रेट 4.5% प्रोवाइडेड बाय स्माइल लिमिटेड, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2025 इज 15 लाख, ठीक है। अरे बाप रे, ये तो हमसे बहुत मेहनत कराएगा। 50,000 इज पेड बाय स्टाइलिश एवरी क्वार्टर टुवर्ड्स प्रिंसिपल स्टार्टिंग फ्रॉम जून। मेहनत करो सर, मेहनत करो, पूरा पूरा मेहनत करा दिया सर आपसे। अब देखो ये बोल रहे हैं सर
हर क्वार्टर में 50,000 रुपए पेमेंट करता हूँ, ठीक है। और जून से कहानी चालू हुई है सर। तो पहले तो अप्रैल और मई ये दोनों 15 लाख में इंटरेस्ट निकलेगा। एसबीआई का लैंडिंग रेट है सर 8%। बाप रे, बहुत मेहनत कराएगा ये हमसे। यहाँ लिखते हैं सर, सर अप्रैल और मई की कहानी में समझू तो 15 लाख, ठीक है, इनटू कितना था एसबीआई का रेट। सर एसबीआई का रेट है 8% और इसका रेट इसने कितने में दिया है 4.5। तो 8 माइनस 4.5 तो यहीं कर लो। 8 अबे 8 माइनस 4.5 सर 3.5%, ठीक है। तो यहाँ एक काम करो सर, इंटू 3.5% इंटू 1/12। बहुत मेहनत कराएगा सर ये। 15 लाख इंटू 3.5% डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है सर, एक मिनट, 15 लाख इंटू 3.5%। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ओ भाई साहब, मतलब इस क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें खेला है हमसे, बहुत सारी चीजें खेल दिया है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये 1/12 क्यों कर रहा हूँ, इस पे तो पूरा इंटरेस्ट लगेगा सर, इस पे तो पूरा इंटरेस्ट लगेगा। वो बहुत मेहनत लगने वाली है। 15 लाख इंटू 3.5%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 सर इंटू 1/12 है, ठीक है। तो ये 4375 सर, इंटू 1/12 क्यों किया सर, एक महीने का, क्योंकि अप्रैल मंथ का है, ठीक है। फिर 15 लाख इंटू 3.5% इंटू 1/12 सर। फिर मई में यही कहानी हुई है सर, तो मई में भी यही लिख लेता हूँ 4375 सर। जून से तो इसका क्वार्टर चालू हुआ है और उसमें ये 50,000 डाउन पेमेंट किया है सर। तो इस बार 14.5 लाख इंटू 3.5% इंटू 1/12, जून जुलाई और अगस्त, यहाँ 14.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 1/12 इंटू 1/12। सर करो, आप भी मेहनत करो सर। 14,50,000 इंटू 3.5% इंटू डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है सर 4229। राउंड फिगर कर लेना सर, 4229 4229 4229, ठीक है। ये हुआ जून जुलाई अगस्त। उसके बाद आगे कहानी और बढ़ेगी सर। अब आएगा सितंबर, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। तो सर सितंबर में कहानी ये है कि फिर से 15,000 का डाउन पेमेंट हुआ है। एक काम करते हैं, मैं तीनों महीने का ना एक साथ लिख लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा सर, क्योंकि जगह का दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सर, उसमें तो 14 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा 3.5% इंटू 3/12, 3 महीने का सर। तो 14 लाख इंटू 3.5% इंटू 3/12 सर, ये आ रहा है 12250। अच्छा ये कंफ्यूज मत होना, 3 महीने का एक साथ कर दिया इसलिए सर, ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और ये ठीक है, ठीक ठीक ठीक, कहानी ठीक है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ गई, नवंबर हो गया, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फेब, ये 3 महीने सर 13.5 में है सर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर से वही साथ में लिख लेते हैं सर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी इंटू 3.5% इंटू 3/12, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 11813, ठीक है। अब आएगा मार्च, फेब हो चुका है, मार्च, मार्च एक महीने के लिए 13 लाख इंटू 3.5% इंटू 1/12 सर, 13 लाख इंटू 3.5% इंटू 1/12। अगर मुझे लिख के नहीं दिखाना होता ना सर, तो मैं अभी तक कैलसी में इसको कर चुका होता, ठीक है। तो आप लोगों को भी एग्जाम में करना है, लिख के दिखाना है, इसीलिए मैंने मेहनत करके लिखा है सर, कि मैं अगर शॉर्टकट किया तो आप लोग तो और शॉर्टकट कर दोगे।
ये आ रहा है सर टोटल करने के बाद, मेरा आ रहा है सर 49292 सर। बहुत मेहनत किया। तो हाउसिंग लोन का सर इंटरेस्ट है सर जो टैक्सेबल है 49292। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप सर इतना करने के बाद ये मुझसे ये जानना चाहता है कि सर आप लैपटॉप के साथ क्या करोगे सर। लैपटॉप को मैं छोड़ देता हूँ सर। लो सर, फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप छोड़ दिया, एग्जेम्प्ट सर। अब आती है ग्रॉस सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी सर। तो करते हैं टोटल सर। 8,40,000 प्लस 3,36,000 प्लस 10,000 प्लस 2 लाख प्लस 11,000 प्लस 66,000 प्लस 10,000 प्लस 492,292। ये मेरा सब ऐड करने के बाद आ रहा है बाप रे बाप 15,229 नहीं 3,229। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सर 50,000 है। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा सर 147,292। समझ आया? क्लियर हुआ? बहुत मेहनत कराया है इंटरेस्ट ने बहुत मेहनत कराया। बाकी तो क्वेश्चन सिंपल था, इंटरेस्ट ने बहुत मेहनत कराया हमसे। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो आओ सर, ये लास्ट क्वेश्चन है सर सैलरी का, इसके बाद सैलरी कंप्लीट। तो देखो क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर राधे फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएससी के हिसाब से चलना चाहता है। चलो सर पहले तो लाइन वाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं क्योंकि हमें वो पता है सर उतना तो करना ही है। सर ऊपर कंप्यूटेशन वाली लाइन लिखो सर, लिखो आलस नहीं करना है सर, आलस नहीं करना। अरे यार ये लाइन को क्या हुआ, सीधी नहीं हुई सर। आप लोगों को आलस नहीं करना है सर, ठीक है? आलस नहीं करना है, लिखो सब लिखो। आज नहीं लिखोगे तो एग्जाम में भी नहीं लिखोगे, मेरे को पता है सर। ठीक है चलो, आई होप यहां तक हो गया सबका। लेट स्टार्ट सर, पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं सर। पर्टिकुलर्स रुपए सर। आओ सर क्या दिया हुआ सर, देखो द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो आर ऑफ मिस्टर राधेश इनकम एज 47 ईयर्स पोस्टेड इन प्राइवेट कंपनी इन दिल्ली। सर प्राइवेट कंपनी में दिल्ली में सर फॉर द पर्पस ऑफ प्रीवियस ईयर 24-25। बेसिक पे दिया हुआ 35,000 पर मंथ। ओ भाई साहब यहाँ टिल जनवरी दिया है 40,000 सर फेब और मार्च की सर। तो लो भाई यहाँ तो बेसिक सैलरी में ही दिक्कत है सर। अरे यार इसको ब्रैकेट में पहले लिखता हूँ सर इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें सबसे पहला सर बेसिक सैलरी, उसमें 35,000 सर 10 मंथ्स के लिए प्लस 40,000 इंटू 2 मंथ्स। तो ये कितना आ जाएगा सर? सर टोटल सैलरी आ रही है सर 4,30,000। ठीक है आगे बढ़ते हैं सर। डीए दिया हुआ 30% ऑफ बेसिक सैलरी एंड 54% ऑफ द डीए फॉर्मिंग पार्ट। अरे भगवान कहाँ से लाया है 54%? तो डीए तो लिख लो सर 30%। तो 4,30,000, अबे 4,30,000 का 30% सर 1,29,000। ठीक है आगे बढ़ते हैं सर। इज एम्प्लॉयर रेंट फ्री अकोमोडेशन सर फुल्ली फर्निश्ड इन दिल्ली फ्रॉम 1/4/2024। द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। दिल्ली में घर है सर, ध्यान रखिएगा सर। ठीक है तो 10% तो ले लेंगे सर। ठीक इस पॉइंट को अभी छोड़ता हूं क्योंकि अगर रेंट अकोमोडेशन के नीचे सर कोई अगर टैक्सेबल अलाउंसेस दिया हो रहा है तो वो मेरे काम का होता है सर, नहीं तो बेसिक और डीए से काम कर लूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं सर। द एम्प्लॉयर ऑल्सो स्पेंट 50,000 ऑन अ रिफ्रेशर कोर्स फॉर अपग्रेडिंग मिस्टर राधेश स्किल। सर क्या ये टैक्सेबल होगा जो एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है सर? ठीक है रिफ्रेशर कोर्स के लिए। अब ये बड़ी प्यारी सी चीज है सर। सर ये टैक्स फ्री परक्विजिट होता है सर। ये कहां पर है सर? टैक्स फ्री परक्विजिट की मैंने लिस्ट दी है सर, मेरे कॉम्पैक्ट में देखोगे तो लिस्ट है सर। उसमें आपको मिल जाएगा सर कि ये जो अपग्रेडिंग स्किल रिफ्रेशर कोर्स है ना सर, इसके लिए जो एम्प्लॉयर ने स्किल अपग्रेड करने के लिए किया है वो एग्जेम्प्ट है। रिफ्रेशमेंट वहां लिखा हुआ है सर, रिफ्रेशर कोर्स। ठीक है तो ये एग्जेम्प्ट है।
ठीक है, टैक्स फ्री परक्विजिट है सर, तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हिज वाइफ had been admitted in a hospital, notified hospital for the treatment of her kidney disease. The hospital bill amounted to rupees 3,50,000 was paid by the employer. सर 3,50,000 पे किया एम्प्लॉयर ने, किसके लिए सर? मेरी वाइफ के लिए। सर क्या फैमिली में मेरी वाइफ आती है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए? हाँ सर, मैं और मेरी फैमिली कवर्ड होती है सर, फैमिली में मेरी वाइफ कवर्ड हो जाती है, और वाइफ में डिपेंडेंसी मत देखना एग्जाम में जाके, ठीक है, तो ये भी छोड़ दो सर, एग्जेम्प्ट है क्योंकि नोटिफाइड हॉस्पिटल है सर, ठीक है, नोटिफाइड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है सर। तो बचा क्या फिर? रेंट्री एकोमोडेशन ही तो बचा सर, तो उसी पॉइंट पे मेहनत करते हैं सर। चलो रेंट्री एकोमोडेशन निकालेंगे सर, तो बेसिक और डीए, डीए 54% याद रखना सर, है ना। तो यहाँ लिखते हैं भाई, लो इस कलर से लिखेंगे, रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। इसमें लिखेंगे सर बेसिक सैलरी 4,30,000 आएगी, प्लस 54% ऑफ 1,29,000 सर, ठीक है, और इसका 10% लेते हैं अपन, तो ये तो निकालना पड़ेगा सर, परसेंट मेमोरी प्लस 4,30,000 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, इसका 10% सर, इसका 10% है सर 4,99,66 ये चीज, ठीक है। उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है, ठीक है। द फर्नीचर एंड अप्लायंसेस प्रोवाइडेड विद द हाउस वेयर बॉट बाय द एम्प्लॉयर एट एन एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ 1,50,000। सर जो भी एसेट प्रोवाइड की गई है उसकी 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट और हायर चार्जेस सर, तो 1,50,000, इसका 10% कितना हो जाएगा? 15,000 फर्नीचर का सर, ठीक है, फर्नीचर का 15,000। उसके बाद आगे कहानी और बढ़ती है सर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल 4,000 पर मंथ फॉर द सेड हाउस वेयर पेड बाय द एम्प्लॉयर सर, परक्विजिट सर, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल सर 4,000 पर मंथ इंटू 12, तो सर ये 48,000 सर, ठीक है। तो इसके बाद और कुछ तो नहीं बचा क्वेश्चन में सर। ये रिफ्रेशर कोर्स को हमने छोड़ दिया था सर फॉर अपग्रेडिंग राधे स्किल, ऐसा कहीं हम टैक्सेबल पढ़े ही नहीं है सर, कहीं पढ़े ही नहीं है, और टैक्स फ्री परक्विजिट के लिस्ट में मैंने पढ़ाया सर, रिफ्रेशिंग कोर्स वगैरह एग्जाम्प्ट होता है, तो और कुछ तो बचा नहीं, तो बस यही तो है सर। लो भाई अब इसको ऐड कर लो, प्लस 15,000 प्लस 48,000 प्लस 1,29,000 प्लस 4,30,000, ये आ रहा है सर 671,966 सर, ये ग्रॉस सैलरी है माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन सर। ये 115 बीएससी ऑप्ट किया था ना, हाँ, तो 75,000 माइनस कर लो सर, 75,000 सर, तो ये इसमें 75,000 माइनस कर लो, 596,966, ये इनकम फ्रॉम सैलरी सर। समझ आया? बैठा है दिमाग में सर? ये मैंने आपको सैलरी वाला पार्ट करवा दिया, ऐसे ही पूरे चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर वाइज केस सिनेरियो एमसीक्यू सब कवर करवा दूंगा। मेरे साथ रहो, एंड तक बने रहो, हर चीज हो जाएगी सर। लाइक करना, फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ठीक है। चलो।